A new system is devised. So in the last video, we discussed that how the new system that was introduced earlier, that was the permanent settlement, the system of permanent settlement. So in the last video, we discussed that how that settlement was creating a problem, how that system was not up to the mark according to the Britishers, कि it was not fulfilling the expectations of Britishers. और जैसा उन्होंने सोचा था कि वो सेटलमेंट काम करेगी, जैसा जमींदार जो हैं वो लैंड में इम्प्रूवमेंट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जैसा ब्रिटिशर्स, जैसा कंपनी सोच रही थी, तो दैट वाज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू दैम. बट अब हम डिस्कस करते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कंपनी के लिए कि उनके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा था, जैसा वो सोच रहे थे वैसा नहीं हो रहा था. तो अब आगे क्या? So by the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. तो सबसे पहले जो सिस्टम था रेवेन्यू का, उन्हें लगा कि भाई इसको चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करके बोला है परमानेंट सेटलमेंट का. बट अब उन्हें फिर से लगने लगा कि जब अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब कि वही कि 1800 के बाद की बात हो रही है, 1810 20 उसकी बात हो रही है, तो इसमें क्या हुआ, जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं अब उन्हें ये महसूस होने लग गया कि हमें वापस से जो रेवेन्यू सिस्टम है उसे चेंज करना पड़ेगा. हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड. तो जो परमानेंट सेटलमेंट थी उसका तो नाम ही ये था ना कि परमानेंट सेटलमेंट, की परमानेंटली एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो फिक्स कर दिया गया कि भाई आपको इतना अमाउंट हमें हर महीने हर साल आपको लाके देना पड़ेगा. जमींदारों को ये कह दिया कि भाई आपको हमें इतना टैक्स जो है लाके देना पड़ेगा लोगों से लेके. तो इसमें ये दिक्कत आ रही थी कि जब कंपनी को अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए था, तब ऐसे टाइम में वो क्यों और किस तरीके से सिर्फ फिक्स करके रह सकते थे, कि मतलब उनके पास तो सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट ही आ रहा है ना रेवेन्यू का, तो उस फिक्स्ड अमाउंट से वो अपने बढ़ते खर्चों को कैसे मीट करते हैं? उनके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं बट उनका जो रेवेन्यू है वो फिक्स्ड है. अगर वो रेवेन्यू बढ़ेगा तभी तो वो बढ़ते खर्चों को भर पाएगा, राइट? तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए वो चेंज करना चाह रहे थे कि भाई ये फिक्स करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका सारा फायदा तो जमींदार ले जा रहे हैं और वो जमीनों में इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे, वो इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर रहे, और हमारे जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और हम उनको भरपाई भी नहीं कर पा रहे रेवेन्यू से. तो ये दिक्कत आ रही थी कंपनी को. इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन उत्तर प्रदेश. तो बात हो रही है बंगाल प्रेसिडेंसी के नॉर्थ वेस्ट की बात, ठीक है? देखो, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट. तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो एरिया है तो उसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट. तो बंगाल प्रेसिडेंसी का उस टाइम जो ये वाला एरिया था, ठीक है, जो कि आज ये हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है. तो इस वाले हिस्से में क्या हुआ, एक इंग्लिशमैन था जिसका नाम था होल्ट मैकेंजी. उसने एक नया सिस्टम जो है रेवेन्यू का वो इंट्रोड्यूस किया, और वो स्टार्ट हुआ, वो जो नया सिस्टम है वो 1822 से स्टार्ट हुआ, अप्लाई हुआ, ठीक है. He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. तो जो हॉल्ट मैकेंजी था उसे ऐसा लगता था कि इंडियन सोसाइटी में जो गांव हैं, जो विलेजेस हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से उनका रोल है, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी में और इंडिया में इन जनरल. उनका जो गांव है इंडिया के, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका एक अपना ही अलग इंपॉर्टेंस है. तो इस चीज के लिए उसे लगा था कि जो हॉल्ट मैकेंजी है वो ऐसा सोचता था क्योंकि विलेजेस की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो हमें जरूरत है कि हम उनको प्रिजर्व करके रखें. प्रिजर्व मतलब बचा के रखना होता है. तो वो ये मानता था कि इंडिया के जो गांव हैं उनको हमें बचा के रखना पड़ेगा, मतलब कि उनके जो ट्रेडिशंस हैं, जिस तरीके से वहां लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जैसा वो काम करते हैं, तो उन सब चीजों को बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है. प्रिजर्व करने का मतलब ये है. Under his direction, collectors went from village to village, inspecting the land, measuring the field, and recording the customs and rights of different groups. तो हॉल्ट मैकेंजी ने क्या किया, कलेक्टर्स को डायरेक्शन दी. डायरेक्शन मतलब एक तरीके से आदेश दिया, ऑर्डर दिया. तो कलेक्टर्स जो थे वो क्या किए, वो विलेज टू विलेज गए, वो गांव गांव जाकर लैंड्स को इंस्पेक्ट किया, मतलब उन्होंने जमीनों की खोजबीन की, एक तरीके से उनका ब्यौरा लिया कि भाई इस गांव में कितनी जमीनें हैं, किस पर्सन के पास कितनी जमीन है, किस जमीन में क्या उगाया जाता है, इस तरीके से पूरा जो है इंस्पेक्शन किया. फील्ड्स को मेजर किया कि भाई वही कि किस आदमी के पास कितने जमीन है. रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट कि उस गांव में किस तरीके के कस्टम्स हैं, किस तरीके के रीति रिवाज हैं. राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनके क्या राइट हैं, उनके क्या अधिकार हैं. तो ये सभी चीजें जो हैं वो कलेक्टर्स ने गांव गांव जाकर
उनका निरीक्षण किया, उनका इंस्पेक्शन किया। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज, मतलब कि महल, हैड टू पे। तो फिर क्या किया, जैसे एक गांव में काफी सारे खेत होंगे, ये एक गांव मान लो और इसके अंदर इतने सारे इस तरीके से खेत हैं। तो जो कलेक्टर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनुमान लगाया कि भाई ये एक खेत है, इससे कितना रेवेन्यू आ जाएगा, इस खेत से कितना रेवेन्यू आ जाएगा, मतलब हर एक जो प्लॉट है, हर एक जो जमीन है, उससे कितना रेवेन्यू उनके पास आ जाएगा, उसका एस्टिमेट किया। फिर इन सबका जो रेवेन्यू है वो ऐड कर दिया, ठीक है, और उससे अनुमान लगाया कि भाई इस पूरे गांव से हमें अप्रोक्सीमेटली कितना रेंट, कितना रेवेन्यू जो है वो आ जाएगा, कितना कर हम वसूल लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, हर एक जमीन का जो है इंस्पेक्शन किया और उसके बेसिस पे देखा कि भाई ठीक है, इस जमीन से मुझे इतना रेवेन्यू आ जाएगा। तो गांव की हर एक जमीन से एस्टिमेट लगाया कि कितना रेवेन्यू आ जाएगा, और फिर उन सबका जो रेवेन्यू है हर जमीन का वो ऐड कर दिया। तो उन्हें पता चल गया कि भाई लगभग इस गांव से हमें इतना रेवेन्यू मिल जाएगा। और विलेज को जो है महल कहते थे उस टाइम पे। तो महल इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, महल इज अ रेवेन्यू एस्टेट विच मे बी अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज। तो महल क्या होता है, महल जो है एक ऐसी जगह है जो कि गांव भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ विलेजेस भी हो सकता है, कि मतलब बहुत सारे गांव का एक समूह भी हो सकता है, जिससे कि रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, जिससे कि जो कर है वो वसूला जाता है, ठीक है। तो महल मतलब या तो कोई गांव या तो बहुत सारे गांव का कोई ग्रुप, ठीक है। द डिमांड वॉज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली। ये जो डिमांड थी, डिमांड मतलब कि कितना कर हमें वसूलना है, आपको जैसे हर गांव का फिक्स कर दिया ना उन्होंने कि ठीक है, इस उससे इस गांव से हमें इतना लगभग आ जाएगा। तो अब ये था कि इस साल के लिए तो उन्होंने बता दिया कि भाई इतना इतना आपको हमें देना है, बट हर साल जो है ये फिक्स नहीं रहेगा, हर साल नया जो रेवेन्यू है वो बताया जाएगा। हर बार ये इंस्पेक्शन होगा कि इस बार यहाँ से इतना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, इस बार यहाँ से इतना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। परमानेंट सेटलमेंट में क्या किया था, उसमें परमानेंटली फिक्स कर दिया था कि भाई हर साल आपको हमें इतना रेवेन्यू तो लाके देना है। बट अब इसमें क्या चेंजेस हुए कि आपको फिक्स नहीं कर दिया गया पूरी जिंदगी के लिए, हर साल ये जो डिमांड है कि आपको हमें कितना रेवेन्यू देना है वो रिन्यू होगी। हर बार ये इंस्पेक्शन होगा, हर बार देखा जाएगा कि सिचुएशन क्या है, इस बार जमीन कैसी है, किस तरह की फसल उगाई जा रही है। तो इस बार फसल अच्छी हुई है तो ज्यादा टैक्स वसूलेंगे, फसल अच्छी नहीं हुई है तो थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हर साल जो ये डिमांड है रेवेन्यू की कि इस बार आप हमें इतना कर दीजिए, इतना रेवेन्यू दीजिए, तो वो रिवाइज होगी, ठीक है, पीरियडिकली। अब ये पीरियड जो है मैं कह रही हूँ साल, तो हो सकता है वो 2 साल हो, 3 साल हो, 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है। तो मतलब पीरियडिकली एक पर्टिकुलर पीरियड में वो रिवाइज होगी कि ठीक है अब से आपको इतना देना है। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ था कि जो राजा थे, तालुकदार थे, उन्हें जमींदारी दे दी थी, मतलब उनको जमींदार बना दिया था। और जमींदार की जो जिम्मेदारी थी वो थी कि वो लोगों से, गांव के लोगों से टैक्स कलेक्ट करे और आगे कंपनी को दे। बट ये जो नई सेटलमेंट थी जो कि हॉल्ट मैकेंजी लाया था, उसमें क्या था, उसमें ये जो जिम्मेदारी है टैक्स को, रेवेन्यू को गांव के लोगों से कलेक्ट करना और कंपनी को देना, इस जिम्मेदारी को किसको दिया गया, विलेज हेडमैन को। गांव का जो मुखिया रहता है ना, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई, ठीक है, जमींदार को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई इसमें। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवारी सेटलमेंट। तो ये जो नया सेटलमेंट का सिस्टम था कि हर साल जो है वो रेवेन्यू को रिवाइज किया जाएगा, पीरियोडिकली रिवाइज किया जाएगा, और मतलब इसी तरीके से हर पीरियड में इंस्पेक्शन करेंगे कलेक्टर्स, जाके वो देखेंगे और फिर उसे हर साल या कोई भी जो पीरियड है उसमें बताएंगे कि इस बार आपको इतना रेवेन्यू देना है। तो ये एक नया सिस्टम था, और इस सिस्टम को किस नाम से बुलाया जाता है, महलवारी सेटलमेंट। तो इसका मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि इसमें परमानेंटली फिक्स नहीं किया गया था लाइफ टाइम के लिए कि आपको पूरी जिंदगी भर अब इतना ही देना है, ऐसा नहीं था। इसमें बोला गया था कि हम हर पीरियड में अब इसको रिवाइज करेंगे। हो सकता है इस बार हम मान लो 100 रुपए आपसे मंगाए, हो सकता है अगले साल आप बोल दें कि भाई हमें 110 रुपए आपको रेंट की तरह रेवेन्यू जो है वो ला के देना है, और उसके अगले साल हो सकता है कह दें कि जी 90 रुपए ही आप ला दोगे तो काफी है, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा ये पॉइंट है कि इसमें ये जो जिम्मेदारी दी गई थी टैक्स कलेक्ट करने की, वो विलेज हेडमैन को दी गई थी और जमींदार को नहीं दी गई थी। तो ये मेन 2 पॉइंट है, बाकी आप ध्यान से देख लो कि इसमें क्या किया था। इसमें पूरा इंस्पेक्शन किया गया और उसके बाद डिसाइड किया गया कि कितना रेवेन्यू लेना है, राइट।